बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, कौन से बुक्स को रेफर करना है, किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से मुझे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा, जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये देखना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप देख लेना एग्जाम पैटर्न प्लस आप सिलेबस देख लेना। ये फर्स्ट वर्क है आपका। सबसे पहले आप जाओ और एग्जाम पैटर्न देख लो और इसके सिलेबस को देख लो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो आप जो है गूगल में टाइप करना upsc.gov.in या यूपीएससी एग्जाम सिलेबस टाइप करना। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होगी वो ऑथेंटिकेटेड है, तो वहाँ से आप एग्जाम पैटर्न भी देख लेना, सिलेबस भी देख लेना। किस चीज़ का सिलेबस देखोगे आप? सिलेबस जो है आप देखोगे प्रीलिमिनरी एग्जाम का, मेन का, और आपकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जो इंटरव्यू होती है, उसमें वो किस नेचर के प्रश्न पूछते हैं आप वो भी देखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। अब आपका काम क्या है कि आप इसका एक हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट ले लोगे और आप अपने सामने रखोगे सिलेबस को। दैट इज द फर्स्ट टास्क, टू गेट द प्रिंट आउट, द हार्ड कॉपी यू नीड टू हैव इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। सेकंड आपको समझना है वेटेज को। वेटेज का मतलब क्या है? वेटेज का मतलब है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा ये वेटेज के बारे में? तो आप इसमें प्रयास इंडिया की वेबसाइट में आप विजिट करना, उसमें आप प्रयास इंडिया की वेबसाइट में आप विजिट करना। और वहाँ पे आपको जो प्री एग्ज़ाम है प्लस जो मेन एग्ज़ाम है, इसका टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसका टॉपिक वाइज आपको वेटेज है। और ये डेटा बहुत सारे ईयर्स का है, तो आपको हर ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए ये आपको एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। अगर आपको ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो प्रयास इंडिया के जो मटेरियल्स है वो स्टार्ट में ही आपको बता देते हैं कि किस तरह से किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी मटेरियल्स नहीं चाहिए तो प्रयास इंडिया की एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है, दैट इज प्रयास ई पाठशाला। प्रयास ई पाठशाला। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। तो आप यहाँ विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वेटेज के हिसाब से, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको वेटेज पता होना चाहिए, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर सेकेंड टास्क। थर्ड कि अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आप कौन से बुक पढ़ोगे और आप किस तरह से पढ़ोगे? किस तरह से पढ़ने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है। मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है। और भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
तो आपका क्वेरी ये है कि क्या मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार में स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके, या क्या मुझे एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, या क्या मुझे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे स्टैटिक पोर्शन मतलब जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो, जो स्टैटिक चीजें हैं वो, प्लस डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो दोनों साथ में करना चाहिए। तो ये आपके पास एक क्वेरी आती है, ओके। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा कि आप एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे टू लर्न, लाइक सब्जेक्ट वाइज यू हैव टू लर्न, ओके। तो मान लीजिए कि मैंने एज ए सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो मेरा पहला सब्जेक्ट है कि मैं हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा। मैं हिस्ट्री को तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है, ओके। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसका एक आपका विजुअलाइज्ड प्लान बनेगा। किस तरह से बनेगा मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो कि इधर मैं लिखता हूं सब्जेक्ट, ओके, और इधर मैं लिखता हूं टाइमलाइन, ओके, टाइमलाइन, ओके। अभी मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेट करूंगा कि मुझे एग्जाम कब देना है। अगर मुझे एग्जाम देना है सेट 2027, मुझे एग्जाम देना है 2027 का, तो मेरे पास कितना टाइम है पहले ये मैं देख लेता हूँ। तो मेरे पास अराउंड जो टाइम है, ओके, एग्जाम आपका मई होता है, एंड ऑफ मई और जून में होता है, ठीक है। तो 2027 का आपका 6-7 मंथ्स और 2026 का आपका पूरा, ओके। अभी 2025 चल रहा है तो इधर का भी 5-6 मंथ, मतलब आपके पास 1.5 to 2 ईयर्स का टाइम है, ओके। इसमें आपको एग्जाम देना है, ओके। तो ऐसे पर्सन जो 2027 टारगेट कर रहा है वो अपना किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहले सपोज कि मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए मैंने 2 मंथ्स का टाइम रखा, ओके। उसके बाद सपोज मैंने दूसरा सब्जेक्ट चालू किया जियोग्राफी, उस पे मैंने 2 मंथ्स का टाइम रखा। हिस्ट्री का मतलब केवल एंशिएंट या मेडिएवल नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है कि लाइक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिएवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद इवन वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ओके, इवन आर्ट एंड कल्चर भी हो गया, ठीक है। तो ये जो जितने सब्जेक्ट्स है, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, ये सब मिला के आपने सपोज टारगेट किया कि मुझे 2 मंथ्स में इसको खत्म करना है, ठीक है। अब वैसे जियोग्राफी के लिए, जैसे जियोग्राफी के लिए इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ओके, उसको आपने 2 मंथ्स का टारगेट किया। उसके बाद इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए भी आपने सपोज 2 मंथ्स का टारगेट किया। पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए भी आपने सपोज 2 मंथ्स का टारगेट किया। अभी देखो आपको ये जो टारगेट करना है ना, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि ये मेंस रिलेटेड करना है, ओके, क्योंकि मेंस जो है उसका जो सिलेबस है, ओके, वो प्रिलिमिनरी के सिलेबस को अपने आप में कंटेन करता है, ओके। मतलब प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है वो यहाँ है, दिस इज द सबसेट ऑफ द मेंस का सिलेबस, तो ये पूरा कंटेन करता है। तो आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है। मेंस ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब ये है कि मेंस तो डिस्क्रिप्टिव होता है और प्रिलिमिनरी तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करूंगा, बट आपको डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन करना है। स्टार्ट से ही आपकी मेंस की आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो 2 मंथ्स आपने मेजर सब्जेक्ट को दिया, तो कितने मंथ्स हो गए आपके? ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए, ओके। 8 मंथ्स का टाइम इधर हो गया, और जो छोटे छोटे और जो टॉपिक बन गया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, ओके, इंडियन सोसाइटी है, ओके, और भी जैसे गवर्नेंस है, ओके। तो ऐसे जो छोटे छोटे और भी है, इसको आप मान लो कि 2 to 3 मंथ्स में मुझे इसको कवर करना है, ओके। तो जो टोटल टाइम हो गया आपको, जो ये टोटल टाइम हो गया वो कितना हो गया? 10 to 11 मंथ्स, ओके। से इट कि आपका ये 12 मंथ्स में कुछ भी करके आपको सिलेबस कवर करना है, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट थिंकिंग, जो फर्स्ट प्लानिंग जो आपको होनी चाहिए वो ये है कि मेरा सिलेबस 12 मंथ्स के अंदर मैप्ड हो, मतलब वो सिलेबस कवर होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड कि एक क्वेश्चन बनता है कि जब मैं ये
12 मंथ्स में पढ़ूंगा तो मेरा फिर करंट अफेयर्स कब होगा? ओके, ये तो मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में चला गया। ओके, तो ये करंट अफेयर्स कब होगा? व्हेन टू प्रिपेयर फॉर दिस करंट अफेयर्स? ओके, तो स्टार्ट में इनिशियली द फर्स्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स को टारगेट नहीं करना है। बहुत ज्यादा टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दिए। आपको क्या करना है, वीकली इसका कुछ टारगेट बनाना है। वीकली आपको 2 to 3 इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसको कवर करना है। अब आप अगर ये पूछते हैं कि ये आर्टिकल्स, ये न्यूज़ मुझे कौन देगा, कौन असाइन करेगा, हु इज गोइंग टू ट्रैक, तो आप प्रयास इंडिया की टीम को कंसल्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो ये आपको 2 to 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कवर करने हैं। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स भी पैरेलली कुछ ना कुछ होता रहेगा। ओके, और पैरेलली आपका जो फोकस है, आपका जो 90% फोकस है वो आपका सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। ओके, और जैसे ही आपका 8-9 मंथ्स हो गया ना, ऑलमोस्ट सिलेबस हो गए ना, तो आपका फोकस शिफ्ट होगा, फिर वो करंट अफेयर्स की ओर आएगा, और करंट अफेयर्स आप तभी अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे, थोड़ा आपका फास्ट हो जाएगा ग्रास्पिंग भी। तो ये है कि आपका ये सिलेबस मैपिंग है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होते हैं, और मेंस में ओके डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि आपको लिखना होता है। ओके, तो इसको कैसे फोकस करना चाहिए? तो देखो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ओके, सपोज आपने मॉडर्न हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा। ओके, अब वो जो टॉपिक पढ़ा आपने, वो मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उस टॉपिक का आप क्या करोगे? प्रिलिमिनरी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है ना, यूपीएससी जो है ना क्वेश्चंस को घुमा घुमा के ट्विस्ट करके देता है, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। मतलब आप जो है ना कॉन्सेप्चुअली साउंड होते हो वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद आप मेंस की आंसर राइटिंग भी करोगे। तो मेंस की आंसर राइटिंग से क्या फायदा होगा? आपका राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका मेन एग्जामिनेशन तो मेंस है, स्कोर तो आपको वहीं से होने वाला है, रैंक तो आपको वहीं से मिलने वाला है, तो मेंस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप पूछते हो कि मुझे कौन चेक करके देगा, तो अगेन माय आंसर इज प्रयास इंडिया की टीम को रीच आउट कीजिए। आप वहां से मेंस आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम होता है, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा, और बहुत सारे हमारे जो टीचर्स है वो 1-on-1 भी आपको बताते हैं, वो आपको रिमार्क देते हैं कि किस तरह से आप जो है मेंस के आंसर राइटिंग को और बेहतरीन कर सकते हो। तो आपको दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि ये जो प्री मेंस और ये जो मैपिंग है ये तो हो गया, बट मुझे ये स्टडी मटेरियल कौन देगा? ओके, और मैं कौन सा मटेरियल्स को यूज करने वाला हूँ? ओके, जैसे कि एग्जांपल है कि एनसीईआरटी का बुक्स है, ठीक है, और बहुत सारे लाइक रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मीकांत सर का बुक है, जैसे कि माजिद हुसैन सर का बुक्स है, तो बहुत सारे लाइक मटेरियल्स हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किए हो, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, और उसको समझने के लिए मे बी आपके पास कोई मेंटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना। ओके, सो रिमेंबर, अगर आपने सेल्फ रीडिंग के लिए अपने आप के टाइम को रखा है, तो 8 to 10 मंथ्स आप एनसीईआरटी पढ़ो, सिलेबस देख देख के पढ़ो, उसके हिसाब से आप एनसीईआरटी पे जा सकते हो। बट अगर जैसे आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो, ओके, तो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से तैयारी कराते हैं, वो अपने हिसाब से बुक्स देते हैं, वो आपको रेफरेंस बुक्स भी देते हैं जिसके थ्रू आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। अगर मैं प्रयास इंडिया की बात करूँ, ओके, तो प्रयास इंडिया का क्या है कि ये जो जितने रेफरेंस बुक्स है, ये जितने लाइक एनसीईआरटी के बुक्स हैं, इनको मिक्स करके ओके हमारा अपना एक मटेरियल है जो आपको काफ़ी शॉर्ट और कॉन्साइज वे में बनाया हुआ है, जो उससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है एज अ कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आप उसको रेफर कर सकते हो।
ओके आप उसमें स्टिक हो सकते हो। वो बेसिकली एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स को ही मिक्स करके बनाया गया है, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो मटेरियल्स की बात तो ये हो गई। ओके तो आपने क्या देखा कि मुझे प्रिलिमिनरी और मेंस का साथ में प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे एक माइंड मैप लेके चलना चाहिए कि मुझे एक साल में सिलेबस को कवर करना है, और मुझे क्या करना है कि ऐसे मटेरियल्स को लेना है जो मतलब मैं लाइक स्कैटर्ड ना हो, मैं बार बार उसको पढ़ सकूं, ओके और बार बार रिवाइज कर सकूं। तो ये बुक्स के बारे में था और आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए, जब आपका 12 मंथ्स के आसपास हो गया और आपका सिलेबस कवर हो गया ऑलमोस्ट, ओके अब आपको क्या करना है, सिलेबस आपका हो चुका है ऑलमोस्ट, आपका फुल फोकस करंट अफेयर्स में आ जाना चाहिए। ओके क्योंकि करंट अफेयर से ही कहीं ना कहीं यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिलेट कर करके पूछता है। ओके नॉट ओनली इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इवन इन मेन एग्जामिनेशन, नॉट इन इवन मेन एग्जामिनेशन, इनफैक्ट वंस यू अपीयर फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट, फॉर योर इंटरव्यू, ओके तो वहां पे भी करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, और इधर जो सिलेबस आपने कवर किया हुआ है उसको बहुत रिवाइज करते रहो, रिवीजन पे रिवीजन चलना चाहिए आपका। और ऐसे भी जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बोला कि एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, जैसे हिस्ट्री खत्म किया आपने, तो अब जियोग्राफी आपने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री को आपने रख दिया। सबसे पहले तो जो भी पढ़ोगे उसको नोट्स जरूर बनाना, जैसे हिस्ट्री का आपने पढ़ते गए, आप नोट्स बनाते गए। अब जब वंस यू स्टार्टेड विद जियोग्राफी, तो हिस्ट्री का एक रिवीजन टाइम होना चाहिए कि डेली मुझे 1 घंटे रिवाइज करना है, आधे घंटे रिवाइज करना है, बट वो जरूर होना चाहिए। उसके बाद सपोज जियोग्राफी भी हो गया, अब सपोज आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो या वट एवर द सब्जेक्ट यू आर स्टार्टिंग, ओके तो वहां पे आप ये दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना पढ़ते हो डज नॉट मैटर, कितना आपके दिमाग में है यही मैटर करता है, इसलिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करंट अफेयर्स को आपने फोकस किया, और 1 साल के पुराने करंट अफेयर्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत सारे कोचिंग में मटेरियल्स मिलते हैं, प्रयास से इंडिया के वेबसाइट से आप ले सकते हो। तो ये मटेरियल्स आपको हेल्प करेगा कि जो भी करंट अफेयर्स आपने थोड़ा मिस किया एंड ऑल, उसको फास्ट रिकैप करने का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा मिस्टेक होता है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और जो लाइक आपको एग्जाम्स के रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाते हैं। वो मिस्टेक है टेस्ट। ओके तो टेस्ट जरूर देना, ओके टेस्ट जरूर देना। अब कैसे टेस्ट दोगे, देखो पहले तो जब आप पढ़ते हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट देने की आदत लगा दो। ओके अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए, आपको फ्री में चाहिए, प्रयास ई पाठशाला में लिंक मैंने बोला भी है कि मैं दे दूंगा, आपको वहां से टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। ओके दूसरा है कि जब आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये सब देते हुए आपका हो गया, तो आपको बाद में फुल लेंथ टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट जो एज पर द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सीएसई है। ओके जो एग्जैक्टली एग्जाम में जैसा पूछा जाता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स होते हैं, तो वो आपको जो है ना वैसा टेस्ट देना है, ठीक है 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टेस्ट आप बहुत सारे दो, बहुत सारे मतलब कम से कम 20-30 टेस्ट तो मिनिमम आपको देना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, और इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना चाहिए। ओके तो टेस्ट को आप कभी भी लाइटली मत देना, इसको लेना, इसको जरूर टेस्ट आपको देना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मे बी आपको हेल्प करेगा, वो ये है कि आप अपनी जर्नी को, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की जो जर्नी है, आप इसको किस तरह से देखते हो। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द प्रिपरेशन इज इटसेल्फ वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ओके तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होने वाला है करियर, ऐसा नहीं है। ओके इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट नाइस वे, ओके अच्छे से तैयारी की हो, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मानना है कि एग्जाम आसान है। ओके सो आपको क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ ऑलवेज मोटिवेटेड। ओके आपको जब भी कभी ऐसा कोई फील हो, आप कुछ यूट्यूब में वीडियो देख लो,
ओके कुछ मोटिवेशन का देख लो। ओके अपने प्रोफाइल को लिमिट करके रखना। लिमिट करने का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों में मत उलझे रहो, अब बस प्रिपरेशन में ध्यान रखो। कभी कुछ ख्याल आए तो मोटिवेशन के बहुत वीडियोस है, आप कुछ ऑफिसर्स को देखो कैसे इसका ट्रेनिंग होता है। ओके तो वो सारी चीज़ों को देखो। ट्रस्ट मी आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। और आपने चूंकि सिविल सर्विसेज की जर्नी को चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशन हो। तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं आपको देने के लिए, लाइक और एग्जाम्स को डेप्थ तरीके से कैसे स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने अभी आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे बताऊंगा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करना चाहिए, तैयारी पैरेलली जनरल स्टडी पेपर के साथ कैसे करनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट सा चीज़ अभी आया है कि सीसैट को कैसे फोकस करें, क्योंकि सीसैट के कारण बहुत सारे बच्चे जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या मे बी एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं है, तो वो जीएस में अच्छा करने के बावजूद भी प्रिलिमिनरी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो मेंस लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उसको भी हम लोग फोकस कर सकते हैं सीसैट को। तो you reach out to me, I will definitely give you the best whatever the knowledge I am having. Okay so चलो अभी के लिए for watching this video, thank you very much. I hope कि this will be helpful for you.